नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बिपाशा है और आज मैं 12वीं कक्षा के पाठ 1 ईंट, मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता से संबंधित आप सभी के साथ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को साझा करूंगी। कृपया मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता सामाजिक और आर्थिक भिन्नताओं का अवलोकन कैसे करते हैं? इनके लिए पुरातत्वविद कौन सी विधियों का प्रयोग करते हैं? उत्तर, पुरातत्वविद यह जानने के लिए कि किसी विशेष संस्कृति में रहने वाले लोगों में भिन्नताएं थीं, सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करते हैं। तो जो हमारे पुरातत्वविद हैं वो किसी विशेष संस्कृति में रहने वाले लोगों की भिन्नताएं जानने के लिए कई विधियों का प्रयोग करते हैं, जिनमें प्रधान और विलासिता की वस्तुओं की खोज जैसी विधियां शामिल थीं। आइए शवदान के बारे में जानते हैं। तो जब हम शवदान की प्रक्रिया के बारे में सुनते हैं तो इस प्रक्रिया में पुरातत्वविद अंतिम संस्कार अर्थात इतिहास में अंतिम संस्कार की प्रक्रियाओं और तथ्यों के बारे में कई जानकारियां हमें देते हैं। तो आइए उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं और फर्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। संभवतः मिस्र के विशाल पिरामिडों, जिनमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, से परिचित हैं। इनमें से कई पिरामिड राजकीय संविधान थे जहां बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। तो अंतिम संस्कार के लिए हड़प्पा सभ्यता में एक शवों को जलाए जाने की व्यवस्था और दफनाने की व्यवस्था थी। ये दो व्यवस्थाएं थी, पर संभवतः दफनाने की व्यवस्थाओं को ज़्यादा महत्वता दी जाती थी। कहा जाता है कि जो मिस्र के विशाल पिरामिड थे वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे और ये जो पिरामिड थे वो राजकीय संविधान थे जिनमें शवों के साथ बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति को पाया गया है। सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले शवदानों में आमतौर पर मृतकों को गर्दों में दफनाया गया था। कभी कभी शवदान गर्द की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थानों पर गर्द की सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई थी। तो ये वाला पॉइंट हमें ये बता रहा है कि हड़प्पा स्थलों से मिले जो शवदान हैं उनको आम तौर पर गर्दों में दफनाया जाता था। कभी कभी शवदान गर्द की बनावट एक दूसरे से भिन्न भी होती थी और कुछ स्थानों पर गर्द की सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई थी। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कुछ कब्रों में मृदभांड तथा आभूषण मिले हैं जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिनके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्युपरांत उपयोग किया जा सकता था। पुरुषों और महिलाओं दोनों के शवदानों से आभूषण मिले हैं। तो कुछ कब्रों में मृदभांड तथा आभूषणों की भी प्राप्ति हुई है जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिनके अनुसार वस्तुओं का प्रयोग मृत्युपरांत किया जाता होगा। और हमें आभूषणों की प्राप्ति सिर्फ महिलाओं के ही शवदानों से नहीं, पुरुषों की भी शवदानों से हुई है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों, जैस्पर के मनके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला है। तो इस पॉइंट को हम उदाहरण के रूप में भी लिख सकते हैं कि 1980 के दशक में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों, जैस्पर के मनके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला है। अर्थात इससे पता चलता है कि महिलाओं के साथ ही आभूषणों को दफनाया नहीं गया था, पुरुषों के साथ भी आभूषणों को दफनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया था, परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तु दफनाने में विश्वास नहीं था। तो कह रहे हैं कि मृतकों के साथ तांबे के दर्पणों को भी दफनाया गया था, परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तु दफनाने में कोई विश्वास नहीं था। तो मेरी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को सुनने के लिए। अगली वीडियो में मैं आप सभी के साथ विलासिता की वस्तुओं की खोज के बारे में चर्चा करूँगी। धन्यवाद।